हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं नया 4th चैप्टर है NCERT का, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि परमाणु जो है उनके मध्य आबंधन जब होता है तो अणु निर्मित होते हैं। अणु क्यों निर्मित होते हैं, परमाणु आबंधों का निर्माण क्यों करते हैं, उसको समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए उनकी बात करेंगे। और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अणुओं की संरचना, और उनको समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। यानी कई सारे प्रकार के सिद्धांतों की अपन इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम जो है उसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं इन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। द्रव्य जो है वो कई सारे प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनता है, लेकिन कोई भी तत्व के परमाणु जो हैं वो सामान्यतया मुक्त अवस्था में या अकेले नहीं पाए जाते। केवल उत्कृष्ट गैसों के परमाणु जो हैं वो विलगित अवस्था में या अकेले मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद रासायनिक आबंधों का निर्माण नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं उसको अपन आगे जानेंगे, लेकिन उत्कृष्ट गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में अकेले पृथक पाए जाते हैं। शेष अन्य तत्वों के परमाणु जो हैं वो संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। अब वो संयुक्त अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु मुक्त अवस्था में उपस्थित क्यों होते हैं, उन सब को यहाँ केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन में जानेंगे। लेकिन रासायनिक आबंधों के निर्माण की प्रक्रिया है रासायनिक आबंधन। अब रासायनिक आबंधों का निर्माण परमाणुओं के मध्य क्यों होता है, तो परमाणु सामान्यतया स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंधों का निर्माण करते हैं कि उनके बीच में बॉन्डिंग इसलिए होती है ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। जैसे दैनिक जीवन के अंदर भी पक्षियों के मध्य, पशुओं के मध्य, मनुष्यों के मध्य सामाजिक बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। वो बॉन्डिंग इसलिए है ताकि वो स्थायित्व प्राप्त कर सके। जो अकेला है उसका स्थायित्व कम है, जो जुड़ा हुआ है लोगों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से, उसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। तो शायद परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आबंधों का निर्माण करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और बॉन्डिंग से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समुदाय में बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे पशुओं में, मनुष्यों में दो मेल और फीमेल के जोड़े पाए जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होती है, तो स्थायित्व और ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बॉन्डिंग शायद जो है वो स्थायित्व बढ़ने के कारण होती है। परमाणुओं में भी ऐसा ही होता है, परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बॉन्डिंग कर लेते हैं, और परमाणुओं के समूह मिलकर के क्या बनाते हैं, जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो अणु कहलाता है। यानी परमाणु मिलकर के अणु निर्मित करते हैं, तो अणुओं का निर्माण परमाणुओं द्वारा रासायनिक आबंधों के निर्माण से ही होता है। तो परमाणु रासायनिक आबंधों का निर्माण करते हैं। अब निर्माण क्यों करते हैं, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए निर्माण करते हैं। परमाणु स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंधों का निर्माण करते हैं। अब रासायनिक आबंध कौन से होते हैं, रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड। तो रासायनिक स्पीशीज जैसे अणु है, उनमें जो घटक परमाणु है उनके मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल रासायनिक आबंध
कहलाते हैं। रासायनिक स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल क्या, अणु के घटक परमाणु या आयनों, आयन भी हो सकते हैं घटक, के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल रासायनिक आबंध कहलाते हैं। रासायनिक आबंध कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया रासायनिक आबंध निर्माण की, यह प्रक्रिया रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। रासायनिक आबंधन कहलाती है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं इसको। कि रासायनिक स्पीसीज है जैसे अणु है कि घटक परमाणु या फिर आयनों के मध्य जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो रासायनिक आबंध कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया रासायनिक आबंध निर्माण की प्रक्रिया रासायनिक आबंधन कहलाती है। और रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया में परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योगदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या स्थानांतरण करते हैं। तो रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया में परमाणु अपने बाह्यतम कोश, इसको कहते हैं संयोजी कोश, के इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, लेन देन या सहभाजन यानी साझा करते हैं। तो रासायनिक आबंधन की प्रक्रिया में परमाणुओं के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या तो आदान प्रदान होते हैं, दिए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, बाह्यतम कोश में आएंगे, बाह्यतम कोश में से ही निकलेंगे, और या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाएगा, तब रासायनिक आबंधों का निर्माण होता है। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें ये साझा या इलेक्ट्रॉनों का लेन देन बहुत कम करती है, इसीलिए उनको उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें या शून्य वर्ग के तत्वों के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक आबंध जो है वो परमाणुओं के बीच में पाए जाने वाले आकर्षण है, रासायनिक आबंध है, और प्रक्रिया रासायनिक आबंधन है। इस रासायनिक आबंधन को समझाने के लिए सबसे पहले कोसेल और लुईस ने सिद्धांत दिया था, कोसेल लुईस सिद्धांत, कोसेल लुईस सिद्धांत 1916 में। और कोसेल लुईस सिद्धांत में कोसेल और लुईस क्या कहते हैं कि अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली घटक स्पीसीज परमाणु एक धन आवेशित अष्टि है, धन आवेशित अष्टि। क्या कहते हैं कोसेल और लुईस कि रासायनिक आबंधन में अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली घटक स्पीसीज परमाणु या फिर क्या होंगी, आयन, एक धन आवेशित अष्टि है। इस धन आवेशित अष्टि में कौन कौन सम्मिल होंगे, आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन और नाभिक, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। इस धन आवेशित अष्टि में एक तो होगा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉन, और एक होगा नाभिक, साथ में होंगे बाह्यतम कोश के
और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन के 8 कोने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। घन के 12 किनारे 6 फलक और 8 कोने। तो बाह्यतम कोष धन आवेशित अष्टी के रूप में परमाणु की व्यवस्था को बताया। इसमें आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन और नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन। ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं इस तरीके से। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। और यदि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों में 8 कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ऐसे परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करते हैं। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसों में बाह्यतम कोष जो है वो पूर्ण भरे होते हैं। जैसे मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन KLm, तो K कोष में 2 आ सकते हैं, L कोष में 8 आ सकते हैं, 10 और 8 इसमें 18। तो बाह्यतम कोष सबसे बाहर वाला बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। घन के 8 कोनों पर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो ऐसे परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करेंगे और नए इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। ऐसे एकल परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ये किसी प्रकार का साझा नहीं करते हैं। तो यदि मैं आर्गन की व्यवस्था की बात करूं तो आर्गन में बाह्यतम कोष के 8 इलेक्ट्रॉन घन के 8 कोनों पर पाए जाते हैं। और घन के यदि 8 कोने भरे हुए हैं कोसो-लुईस के अनुसार तो ऐसे परमाणु फिर इलेक्ट्रॉनों का कोई लेन देन नहीं करते। ये तो बात हुई आर्गन की। यदि मैं सोडियम परमाणु की बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। K कोष में 2, L कोष में 8, M कोष में 1। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन 1 है वो घन के किसी एक कोने पर क्या होता है, उपस्थित होता है। घन के किसी एक कोने पर उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में ये बाह्यतम कोष में या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने घन के 8 कोनों को कंप्लीट करेगा या इस एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा और अपने अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। यानी प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या सहभाजन करता है। यानी कोसे-लुईस सिद्धांत कहता है घन के 8 कोनों पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 8 है तो वो कोई लेन देन नहीं करेगा, 8 से कम है तो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। वो परमाणु पर और उसकी परिस्थितियों पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है या फिर साझा करता है। आसानी से दे सकता है तो देगा और धनायन बनाएगा, आसानी से ले सकता है तो लेगा और ऋणायन बनाएगा, न दे सकता है न ले सकता है तो साझा करेगा और सहभाजित युग्म से आबंधों का निर्माण करेगा। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से उपस्थित होते हैं। ये तो था कोसे-लुईस सिद्धांत। उसके बाद अपन देखते हैं लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक। अब लुईस प्रतीक क्या है? परमाणुओं में जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो परमाणु के प्रतीक पर डॉट के रूप में दर्शाए जाते हैं। उनको लुईस प्रतीक के नाम से जाना जाता है। जैसे लिथियम, लिथियम के पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो इस तरीके से एक डॉट द्वारा दर्शा देंगे। सोडियम के पास बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से मैग्नीशियम के पास बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से दर्शा देंगे। क्लोरीन के पास बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष का मतलब 2, 8, 7, ये सबसे बाहर वाला।
Kl(m). क्लोरीन 17 नंबर पे आती है, 2 8 7 17 नंबर पे। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को इस तरीके से दर्शा देंगे, क्योंकि ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन ही केवल बंध निर्माण में भाग लेते हैं। सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही बंध निर्माण में भाग लेंगे। इनको अपन क्या कर देते हैं? परमाणु के ऊपर डॉट लगाकर प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन है N के ऊपर, तो 5 डॉट लगा देंगे, इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर देंगे। यह है लुईस प्रतीक। अब लुईस प्रतीकों से अपने को ये इसका क्या महत्व है, तो ये पता लग जाता है कि किस परमाणु में संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में है, और आबंध निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं। उससे लुईस संरचना देखकर आगे अपन बता सकते हैं। तो ये था कोशे लुईस सिद्धांत और लुईस प्रतीक। कोशे लुईस सिद्धांत क्या कहता है कि अणुओं के निर्माण में भाग लेने वाली जो घटक इकाई परमाणु है वो एक धन आवेशित अष्टि के रूप में होती है। इसमें आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है वो होते हैं, और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन जो है वो एक घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने के हिसाब से, लेकिन प्रत्येक परमाणु अपने घन के 8 कोनों को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? सहभाजन करता है या आदान प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया में वो धनायन बना सकता है, ऋणायन बना सकता है, या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकता है, और बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो यह था कोशे लुईस सिद्धांत। अब देखो रासायनिक आबंधन में फिर रासायनिक आबंधों के प्रकार की अपन बात करने वाले हैं कि प्रकार कितने टाइप के होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार अपन देखेंगे, आयनिक आबंध आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक आबंध कब बनते हैं? तो आयनिक आबंध तब बनते हैं जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन पूर्णतया दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो रासायनिक आबंध जो बनते हैं उनको आयनिक आबंध कहते हैं। जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन पूर्णतया दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं तो आयन बनते हैं, धनायन और ऋणायन, और उन धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक आबंध। तो मैं परिभाषा लिखूं तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है, जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है तो क्रम से पहले वाले का तो धनायन एवं ऋणायन निर्मित होते हैं। इन आयनों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल धनायन और ऋणायन बनेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा ग्रहण कर लेगा तो देगा उस पे धनायन और लेगा उसके ऋणायन बन जाएगा। और उन धनायन और ऋणायन एक दूसरे के विपरीत आवेश वाले होते हैं,
और उनके मध्य आकर्षण पाया जाता है, तो धनावेश और ऋणावेश, धनायन और ऋणायन के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं वे आकर्षण बल आयनिक बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेज कहलाते हैं, और इन्हीं को अपना आयनिक बंध कहते हैं। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णतया किसी अन्य परमाणु के बाह्यतम कोश में स्थानांतरित हो जाता है तो धनायन और ऋणायन बनते हैं। उन धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल पाए जाते हैं, जो आबंध रासायनिक आबंध पाए जाते हैं, उनको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। और आयनिक यौगिकों में ये बंध पाए जाते हैं, यानी जिन यौगिकों में ये आबंध पाए जाते हैं वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक आबंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जिन यौगिकों में पाए जाते हैं वे आयनिक यौगिक कहलाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब मैं बात करूं यदि तो बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन वो निष्कासित करेगा जिसमें अष्टक पूरा होने की संभावना नहीं है, यानी अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन खो करके ही अष्टक प्राप्त कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन खो देगा, और जो लेकर के प्राप्त कर सकता है वो ले लेगा। मैं एक एग्जांपल दूं, NaCl का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें Na और Cl लगे हुए हैं, तो ये Na ले लेते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति ये 281 KLm, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K कोश में 2, L कोश में 8, M कोश में 1, 2 8 1। अब 2 8 1 कैसे? तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करते हैं सूत्र 2n² से। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस तरीके से। पहली कक्षा के लिए कहते हैं n बराबर 1, दूसरी को n बराबर 2, तीसरी को n बराबर 3। तो पहली कक्षा में 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएंगे। दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएंगे। तीसरी कक्षा में 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अंतिम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो इसमें 2 8 1 इस तरीके से, ये तो कॉमन हो गया। इसमें अधिकतम 2 ही आ सकते हैं, इसमें अधिकतम 8 ही आ सकते हैं, 1 इसमें आ गया 11। अब ये बाह्यतम कोश में प्रत्येक परमाणु कोश से लुईस सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु अपने घन की अष्टी पूरा करना चाहता है, यानी अपने घन के 8 कोनों पर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे कोई और 1 इसका मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास 1 रुपया है, किसी दूसरे के पास 99 रुपये हैं, तो वो मेरे को 99 दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उसको 1 दे दूं तो उसका 100 हो जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कोश में से निष्कासित करता है और इसके 8 रह जाते हैं। Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। प्रोटॉन कितने? 11। तो प्लस का प्रोटोनों पर प्लस चार्ज होता है, प्लस के 11 माइनस के 10, तो चार्ज कितना? प्लस का 1। या वैसे भी देख लो, प्लस माइनस कैंसिल, तो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, यानी माइनस निकाला तो इस पे साइड वाले पे प्लस आ जाएगा। अब अपन यही इलेक्ट्रॉन जो निकला है
वो दे देते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। बाह्यतम कोष में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह रिक्त रखता है। हाँ ये ठीक है, हिसाब किताब बैठने वाला है। 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ये मिल जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। Cl माइनस 2 8 8 ये बन गया। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहे हैं। इसने तो दिया क्योंकि इसके देने से अष्टक पूरा हो रहा था, और उसने ग्रहण कर लिया क्योंकि उसके लेने से अष्टक पूरा हो रहा था। अब मैं यदि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से दर्शा दूं, ये बाह्यतम कोष का 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास बाह्यतम कोष के 2 4 2 6 और ये 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इस वाला उसको मिल गया है। ये 2 2 4 ये 6 7 और ये 8। यानी मैं इसको और अधिक दिखाना चाहूं तो ये इस तरीके से है, प्लस 2 4 6 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिलता है, क्योंकि इसके जाने से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और उसको आने से ये 2 8 1 है और ये 2 8 7 है, तो ये बन गया Na प्लस 2 8 और ये हो जाएगा Cl 2 4 6 7 और ये 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन, इसको नुकसान हुआ तो इस पे प्लस लगा दिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है ये रहा, तो इसको माइनस लगा दो, ये NaCl बन जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8। और इस दौरान ये परमाणु तो उत्कृष्ट गैस विन्यास किसका विन्यास धारण कर लेता है, ये 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नियोन में। तो नियोन अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसें बहुत ही कम क्रियाशील या न के बराबर क्रियाशील होती है, उनकी क्रियाशीलता इसलिए शून्य होती है या बहुत कम होती है क्योंकि उनके अंतिम कोष पूर्ण भरे होते हैं, यानी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या सहभाजन अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ जो है वो 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम ने नियोन विन्यास प्राप्त कर लिया 2 8 और इसने 2 8 10 8 18 18 किसका होता है, आर्गन का, अक्रिय गैस आर्गन का विन्यास धारण कर लिया। तो मैं यूं लिख सकता हूं, ये नियोन विन्यास और ये आर्गन विन्यास, यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है। अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लिया है, इसलिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो धनायन और ऋणायन जो बन गए हैं, विपरीत आवेश रखते हैं एक दूसरे से, इनके मध्य जो आकर्षण है वो कहलाता है आयनिका बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज किस में होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी होते हैं, लेकिन ये स्थिर है, स्टैटिक है, गतिशील नहीं है, इसलिए इनको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इन आयनों के मध्य पाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि MgCl2 और CaF2 इन दोनों का निर्माण इस मेथड से आप कैसे करोगे वो बताना। MgCl2 और CaF2 का निर्माण कैसे होगा वो आपको ज्ञात करना है।